नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के तहत केमिस्ट्री एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं जो कि एसएससी, जेएसएससी, रेलवे इस तरह के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ जो भी प्रश्न बना रहे हैं उसको टेस्ट के फॉर्म में बना रहे हैं और टेस्ट 1 में आपका 150 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और टेस्ट 2 के अंतर्गत पहला जो पार्ट वीडियो अपलोड किया गया है उसमें हम लोग 50 प्रश्न जो है सॉल्व किए थे। आज पुनः 50 प्रश्न यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रश्न बना रहे हैं ये चैप्टर 5 to 8 है जो कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित सारे वीडियो जो चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री को बांट के समझने का प्रयास किए थे। तो ये टोटल 9 चैप्टर जो है छोटे छोटे 22 वीडियो हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ देखिए और इन सवालों को सॉल्व कीजिए तो और भी अच्छे तरीके से आप सवाल को समझ सकते हैं। और जो अभी सीरीज आप देख रहे हैं वो केमिस्ट्री रिवीजन थ्रू एमसीक्यू का एक प्लेलिस्ट है, इसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अभी तक 200 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करवाया जा चुका है और आज पुनः यहाँ पे 50 प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में और भी सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से सारे प्रश्न को आप एक ही जगह देख सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद एमसीक्यू बनाना जरूरी होता है ताकि वो चैप्टर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा एक चीज़ और है कि हम लोग यहाँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आधा घंटा के रेंज में हम लोग लगभग 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कभी कभी हो सकता है हम चारों ऑप्शन ना पढ़ें, तो जहाँ जरूरी होगा हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, जहाँ जरूरी नहीं होगा हम एक ऑप्शन से भी काम चला लेंगे जो कि आपका आंसर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। तो क्वेश्चन 51 बोलता है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है केरोसिन में। तो देखिए मिट्टी तेल वाला जो आप लोग पढ़े होंगे तो उस तरह का केरोसिन रहता है। इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो C12H26 इस तरह से भी मिल जाता है, C15H32 इस तरह से भी मिल जाता है। यहाँ ऑक्सीजन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो केरोसिन हो जाएगा। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो होगा वो कॉपर सल्फेट यहाँ पे आपको होगा और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन है? तो ये अमोनिया का प्रॉपर्टीज है, ये अमोनिया के बारे में ही पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 सूची है और इसको आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा हम लोग किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा किसके बारे में कहा जाता है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में कहा जाता है। अभी बहुत सारा ये रिपीट होगा तो सब स्ट्रक्चर भी हम लोग आने वाले समय में देख लेंगे। नीला थोथा तो अभी जस्ट बताया गया था कि कॉपर सल्फेट हो गया, तो हाइपो क्या बच गया आपका? सोडियम थायोसल्फेट। और इस तरह से यहाँ पे ये हम मिला लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में भी कुछ मिलाने जैसा ही है, जिसमें नीला थोथा अभी जस्ट हम लोग मिलाए, ये कॉपर सल्फेट से का फॉर्मूला को बोला जा रहा है। एप्सम सॉल्ट चलिए आप नहीं जानते हैं तो बेकिंग सोडा का और कास्टिक सोडा ये तो हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो आप अगर बेकिंग सोडा देखिएगा तो बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी स्ट्रक्चर भी आएगा, आप धीरे धीरे देखिए तो सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। पहले इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न में आया हुआ है। तो इस तरह से कास्टिक अगर सोडा देखिएगा तो कास्टिक सोडा हम लोग किसको कहते हैं? तो कास्टिक सोडा यहाँ पे आपका कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम लोग इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। तो एप्सम सॉल्ट क्या बच गया आपका? मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर आप एक आध नहीं भी जान रहे तो बाकी 2 या 3 से आप मिला के इस तरह के आंसर ला सकते हैं। चलिए, खाने का सोडा को क्या नाम से जाना जाता है? तो खाने का सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपका सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ बाई भी बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी नाम यहाँ पे आएगा तो वही आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी जैसा कि देखें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा जो है वो 4 ऑप्शन में देखिए क्या बोला जा रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही आंसर है। तो हम लोग बाकी ऑप्शन को नहीं पढ़ते, यहाँ पे यही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में। अब हम देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो बेकिंग सोडा था। अब यहाँ वॉशिंग सोडा के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है कि धोने का सोडा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ डेका हाइड्रेट होता है जो कि लिखा गया नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है सोडियम कार्बोनेट है, इसलिए आंसर इसको मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में यहाँ पे जल नहीं था तो उसी को यहाँ पे निर्जल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, केवल Na2CO3 होगा।
इसको पाक सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा था, ये तो धोने वाला सोडा था, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ 3 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन में ए तो हम लोग जान गए कि स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ये ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, तो बच गया अब केवल ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम लोग केवल चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन बी सही है। अगर ऑप्शन बी सही होगा तो आराम से आपका ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट 2 अगर सही है। तो अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो भारी गैस होता है, जो कि ऑक्सीजन का संपर्क आग से काट देता है। बिना ऑक्सीजन की सहायता से आग नहीं जलेगा, और इस तरह से यहाँ पे आग जो होता है वो जलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अग्निशामक में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में यानी कि समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं सागर से क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड, नमक हम लोग जानते हैं, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, खाने का नमक किससे बनता है। तो कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो देखिए आप लोगों के एक यहाँ पे इस तरह से बनता है, अगर अम्ल क्षार वाला चैप्टर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे जरूर देखे होंगे कि अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड मिलता है, और इस तरह से यहाँ पे आपका साथ ही में हम लोगों को जल मिलता है। तो देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड जो है, यहाँ पे ये तो लवण है, ये तो क्या है आपका लवण है, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया। अब देखिए ये अम्ल है, और ये अम्ल जानते हैं ये कठोर अम्ल है, और ये क्षार भी जो है वो कठोर क्षार है यानी मजबूत क्षार है, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये काफ़ी मजबूत क्षार है, और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। तो इस तरह से क्वेश्चन 63 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं वाले कथन को है, तो अगर आप कुछ स्टेटमेंट नहीं भी जान रहे हैं तो गलत ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ गलत ही पूछा गया है। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि सोडियम क्लोरीन की मौजूदगी में पेरिस ऑफ प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम जो हो गया और स्ट्रेटियम जो हो गया प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखिएगा तो स्ट्रेटियम का ये हो जाएगा 38 हो जाएगा, और आपका बेरिलियम जो है इसका लगभग जहाँ तक हमको याद हो रहा है 56 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये ग्रुप 2 से रिलेटेड है, और ग्रुप 2 से रिलेटेड वाले जो भी तत्व होंगे वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए नहीं जा सकते। जैसे सोना है वो रिएक्टिव नहीं है, तो वो क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। ये लोग तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया नहीं जाएगा, और इसीलिए हम लोग का चूंकि गलत ढूंढना था यहाँ पे कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, और ये गलत हमको मिल जा रहा है, तो बाकी हम जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं, इसका आंसर तो आपका डी ही होगा, और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सही है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि आपका पानी में कीटाणु को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ कोई विरंजक काम करना यानी कि कोई कपड़ा है उससे रंग निकालना है तो उसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है जल में अधिक विलय है, यहाँ कथन असत्य ढूंढना है। देखिए तो चूना में कुछ अशुद्धि पाया जाता है, और इन अशुद्धि के कारण ट्रू सॉल्यूशन जो कि चैप्टर 2 में आपको बताया गया था, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, इस तरह का ट्रू सॉल्यूशन ये नहीं बना पाते। एक तरह से कोलाइडी सॉल्यूशन टाइप से ये बन जाता है, और इसीलिए ये अधिक विलय होता है। ये स्टेटमेंट हम लोग को लग रहा है कि ये गलत होना चाहिए, लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये सही है। ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। तो देखिए अगर चूना का आपका ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा तो इस तरह से यहाँ पे आपका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसको हम लोग HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस साथ ही में आपको जल निकलेगा, और ये क्लोरीन निकलेगा, और यही क्लोरीन गैस जो मुक्त होता है इससे कई जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो सही ही है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट हम लोग मान के चलेंगे गलत है, या चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि चूना जो होता है पूरी तरह से घुलता नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे अशुद्धि होना, इसका कारण क्या है तो अशुद्धि होना। चलिए अब हम लोग 65 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे देखते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर में का रासायनिक यौगिक होता है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी आप लोगों को बताया गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो यही होगा। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे बोला गया है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि खाने का सोडा होता है, उसी तरह से जिसके कारण खाना क्या हो जाता है? फूल जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फाइड उपापचय की भांति उपयोग होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो यही स्टेटमेंट सही है, तो बाकी स्टेटमेंट अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सोडियम थायोसल्फेट। अभी 2-3 प्रश्न और आएगा, इसको भी देखिए। इसका आंसर सोडियम थायोसल्फेट ही होगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटी क्लोर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, यहाँ पे भी आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। तो थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं तो बहुत सारा प्रश्न जो है घुमा फिरा के उसी को पूछा जाता है, तो आप उन प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन बैंक को आपको सबसे पहले बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे दिया गया, उसी में घोल में रखा जाता है और इस तरह से नेगेटिव पहले बनता था। ये थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना होगा तो हम लोग देख सकते हैं डिटेल में। अभी क्वेश्चन बना रहे हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड घोल होता है, उसी में नेगेटिव को यहाँ पे डाला जाता है। तो इस तरह से इसका भी उपयोग यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछता है। देखिए, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से संबंधित यहाँ पे पूछ रहा है कि सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास जो है वो 22 है। एक बीटा किरण यहाँ उत्सर्जित होना है। तो पिछले टेस्ट में भी हम लोग बताए थे कि बीटा किरण जब उत्सर्जित होता है तो क्या होता है, क्या चेंजेज आता है किसी भी आपका एटम में? तो देखिए, मास नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है उसमें जो होता है वो +1 का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 11 था, तो क्या होना चाहिए? 12। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका था? मैग्नीशियम का। सीधे सीधे आंसर मिल जा रहा है आपका ए ऑप्शन, मैग्नीशियम। इसी तरह से ये भी है, कैलकुलेशन है संबंधित थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, आपका कहता है कि यूरेनियम 236 जो है वो टूटता है और इसका एटॉमिक नंबर घट के कितना हो जाता है? 92 से हो जाता है 87, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 236 से घट के हो जाता है 224। अब देखिए, यहाँ कुछ अल्फा निकल रहा है, कुछ बीटा निकल रहा है। आपको बताना है कि कितने अल्फा कण निकल रहे हैं और कितने बीटा के कण निकल रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको पता है कि बीटा में मास का किसी तरह का कोई डिफरेंस होता नहीं है, यानी कि यहाँ पे है ना, जो भी मास में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ होगा? अल्फा के कारण। तो हम जानते हैं एक अल्फा जब निकलता है तो एटॉमिक मास में कितना का कमी होता है? आपका 4 AMU का आपका कमी होता है। तो ये माइनस हो रहा है। तो अब देख लीजिए यहाँ का डिफरेंस कितना है। तो 36 में अगर 24 यहाँ पे घटाइएगा तो आपका 12 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब 12 का डिफरेंस आ रहा है तो हम जानते हैं एक अल्फा कण में 4 आपके क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर निकलते हैं। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करें? 3 अल्फा से हम कर सकते हैं, यानी कि अल्फा कितना पार्टिकल निकल रहा है? 3 पार्टिकल निकल रहा है। तो ये चीज़ हमको पता चल गया। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल कहीं पे 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए अल्फा यहाँ बी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है और ए में मिल रहा है। मतलब आंसर आपका बनने वाला नहीं है, आपको बीटा भी जानना होगा। तो चलिए बीटा का ऑप्शन करते हैं। तो देखिए, अल्फा 3 तो ये जान गए। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 AMU उसका द्रव्यमान में कमी होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में कितना का कमी होता है? तो 2 का कमी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ का डिफरेंस है आपका 5 का डिफरेंस है। तो मान ही चलते हैं यहाँ पे 6 कम हुआ होगा। अगर 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 6 यहाँ पे कम होना चाहिए। तो हम जानते हैं बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एक का क्या होता है? वृद्धि होता है। तो यहाँ एक बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो यहाँ पे आपका 86 के बजाय क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 अल्फा 1 बीटा। अगेन, अगर इन प्रश्नों को बनाने में किसी तरह से भी परेशानी है तो आप डिटेल वीडियो जो है उसको देखिए, वहाँ पे सारा चीज़ आपको अच्छे से बताया गया है और उसको देखने के बाद इन सब प्रश्न को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 73 भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है। बोलता है यूरेनियम 92 जो है और इसको एटॉमिक मास जो दिया है 38 दिया है, ये टूटता है और टूट के आपका 91 इसका हो जाता है और यहाँ पे 234 होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 का कमी दिख रहा है। तो इतना तो पता चल गया कि अल्फ़ा में यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी होगा और बस यहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा का क्या हुआ होगा? कमी, इसीलिए 4 का ही यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अल्फ़ा आप ढूंढिए कहाँ पे? तो ए में भी है, सी में भी है। मतलब यहाँ पे या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। अब देखते हैं कि 2 बीटा निकला है कि आपका 1 बीटा निकला है। तो देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर जो है
वहाँ पे 2 कमी होना चाहिए था। जब एक अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाना चाहिए था, 90 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है कितना, 91। तो देखिए 91 होने के लिए एक प्लस होना होगा, और एक प्लस होने के लिए एक बीटा निकलना चाहिए, और इस तरह से आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा। चलिए अब इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, जो कि ये भी रेडियो एक्टिव चैप्टर से ही है। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धआयु हाफ लाइफ पीरियड जो है 20 मिनट है। मान के चलिए जो इसका हाफ लाइफ पीरियड है वो 20 मिनट आपका यहाँ पे देता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है उसको देखिए, इसके 1 ग्राम को, यानी 1 ग्राम को 0.25 ग्राम घटने तक का कितना समय करेगा। तो हाफ लाइफ है, तो मान के चलिए 1 ग्राम को आपका 0.5 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। अब 0.5 ग्राम को पुनः आधा हो जाता है तो ये कितना होगा, 0.25 ग्राम, और इसके लिए फिर से कितना चाहिए, 20 मिनट। तो टोटल 20 और 20 कितना हो गया, 40। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो 40 मिनट होगा। तो ये सब प्रश्न जो होता है कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से बनने वाला होता है, और ये इसमें नंबर भी आपका बढ़ता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि इसी प्रकार से संबंधित है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग, 3/4 करने का मतलब कितना होगा, लगभग 75%, यानी 100 का 25। तो 3/4 भाग यानी कि हम लोग मान के चलेंगे 75%। भाग का 6 होने में कितना समय लगेगा। तो इसको सिंपल सा एक लॉजिक से हम लोग बनाते हैं कि जैसे कि कोई 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में अगर उसको 50 ग्राम होगा तो उसमें कितना, इसका अर्ध आयु है 4 महीने। तो चलिए 4 महीने मान लेते हैं। अब यहाँ पे 50 ग्राम से ये क्या हो जाएगा, 25 ग्राम, तो ये और कितना महीना लगेगा, 4 महीना। अब देखिए 100 जो है वो 25 होने में ये कितना हो गया, इसका 1/4 है, यानी कि कितना, 6 हो गया। 3/4 क्या हो गया, 6 यहाँ पे हो गया। इन दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, जोड़ का एक ही आएगा, है ना। यहाँ देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इतना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और यहाँ पे ये 6 हो गया। तो यहाँ पे बोलता है कि 3/4 6 हो गया, तो 3/4 6 हो गया, तो बचा कितना, 25। तो 25 आने में कितना टाइम लगा, 4 + 4 यानी कि 8 महीने। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8 महीने। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है। तो ये कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं। देखिए यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक है तो बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर पृथ्वी से संबंधित हो तो वहाँ पे हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। तो इस तरह से एक प्रश्न भी होगा, यहाँ पे देखिए यहीं पे है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग का जो मतलब यहाँ पे इसका अर्धायु काल बहुत लंबा होता है, इसलिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु को होता है। धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वो धातु कहलाता है। तो देखिए यहाँ बाहरी ऑर्बिट में इसका 8 है, तो ये तो किसी को लेगा ना, ऐसे भी अगर देखिएगा तो ये नियोन का है। उसी तरह से ये क्लोरीन का है, ये क्लोरीन भी क्या है, अधातु गैस है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये आर्गन का है, तो ये भी तो ये नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कैल्शियम का है, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, तो ये धातु हो जाएगा, और इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में आपको बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, यानी कि जो ऑक्सीजन है या वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ये सक्रिय हो जाते हैं, और ऐसा जो है आपका पोटेशियम है। सक्रियता श्रेणी आपको धातु आधातु में बताया गया था, वहाँ पे से ये आसान से सवाल सॉल्व हो सकता है। निम्नलिखित धातु युग्म में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी, मतलब एक जो होगा सबसे हल्का होगा और दूसरा जो होगा वो सबसे भारी है। तो लिथियम और ऑस्मियम, लिथियम सबसे हल्का है, ऑस्मियम सबसे भारी है। ये चीज़ आपको वीडियो में बताया गया था। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में कौन है, तो आपको हीरा है, सीसा है, टंगस्टन है, लोहा है। तो अभी तक हम लोग मान ही चलते हैं हीरा को ही होता है, ऐसा ही आंसर अभी तक दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है, तो इन चारों में प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोरतम है। यहाँ हीरा का और यहाँ पे धातु है, हीरा तो धातु है नहीं, वो तो अधातु है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो प्लेटिनम होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो ये धातु का यहाँ पे ही उदाहरण दिया जा रहा है कि कठोर भी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तन्य भी होना चाहिए, यानी कि डक्टाइल, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच के तार का रूप ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा।
खनिज मिनरल्स क्या है? तो देखिए यहाँ के अनुसार तो अकार्बनिक ठोस है, लेकिन आप एनसीईआरटी में ही क्लासिफिकेशन देखिएगा तो कहीं कहीं अकार्बनिक और कार्बनिक, यहाँ पे कार्बनिक के रूप में भी इसको रखा जाता है। जैसे कि ईंधन को यहाँ पे कार्बनिक के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, इसको भी खनिज ही माना जाता है। तो इस तरह से ठीक है, यहाँ पे नहीं इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। आंसर आपको बी मान के चलना है कि अकार्बनिक ठोस है, समान है, तो उसको हम लोग मिनरल्स कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए ये सब चीज़ जो आपको है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत याद करके चलना होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट से ये क्या होता है, बना होता है आपका मोती। उसके बाद मोती के मुख्य अवयव क्या हैं, किससे मिलके बना होता है? तो एगोनाइट और कांचियोलिन करके एक पदार्थ होता है, उससे मिलता है। ये सब फैक्चुअल चीज़ें, इसको थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, कोई इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह होता नहीं है, इस सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। तो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो इसको आप एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। माणिक्य और नीलम ये एक तरह का पत्थर है, रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन नाइट्रेट और लीड टेट्रा ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब हम लोग खनिज चैप्टर या झारखंड के बारे में भी थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे, तो ये सब झारखंड में भी बहुत सारे पत्थर जो हैं वो मिलते हैं, और इस तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ कथन और कारण दिया है क्वेश्चन नंबर 88 में, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। देखिए बहुत ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए जैसे पोटेशियम था उसी तरह से सोडियम भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका जो है यहाँ पे देखिए अगर हम देखते हैं तो 11 है और इसका जो है वो 19 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 8 और 1। देखिए लास्ट ऑर्बिट में इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 1 का होता है, और इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए इसको किरोसिन में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने के कारण गल जाती है। वायु प्रभाव होने के कारण यहाँ गल जाती है, ये चीज़ सही बात नहीं है। अगर हम सोडियम को सामान्यतः क्या करते हैं, जल में डाल जाते हैं, कहता है ना कि पानी में कोई आपका सोडियम डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। तो देखिए अगर सोडियम को आप पानी में डाल देते हैं तो यहाँ पे जो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक गैस रिलीज होता है और वो गैस है हाइड्रोजन, और इसी गैस में आपका आग लग जाता है, और इसलिए बोलते हैं पानी में आग लग जाता है जब हम सोडियम को वहाँ पे डालते हैं। तो इसीलिए इसको आग ना लगे, इस तरह से रिएक्ट ना करे, इसीलिए इसको किरोसिन में डाल के रखते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, कि ए तो सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सोडियम ही होगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो सड़क में जो आपका स्ट्रीट लाइट का यूज किया जा रहा है, वहाँ पे पीला कलर जो होता है वो कौन सा यहाँ पे बोल रहा है, किस चीज़ का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है और उसका कारण पीला हो जाता है? तो यहाँ सोडियम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी के तरह आपका पारा होता है, Hg होता है, जो कि मर्क्यूरी हम लोग इसको बोल रहे हैं। अगर इसका प्रयोग आप कीजिएगा तो यहाँ पे ये श्वेत और नीला कलर का हो जाता है। इसी तरह से फ्लोरोसेंट बल्ब होता है, जो कि आगे अभी आने वाला है, उसमें भी मर्क्यूरी वगैरह का यूज होता है, और उसमें सूर्य की प्रकाश की तरह किरण निकलता है, जिसमें से मिश्रित किरण होता है, जैसे कि 7 किरण वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह से आपका फ्लोरोसेंट बल्ब में देखने को मिलता है, जो कि आगे आने वाला है, तो वहाँ पे ही हम लोग देख लेंगे। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी होता है। चूंकि एक ही वर्ण, पीला कलर यहाँ पे दे रहा है तो एक वर्णी होते हैं इसलिए, और पानी के बूंद में गुजरने पर वे विभक्त नहीं होते। देखिए विभक्त कब होगा, जब अलग अलग कलरों से ये बनेगा, जैसे सूर्य की रोशनी। तो ये एक वर्णी होते हैं इसलिए विभक्त होते नहीं। इसका सही बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप जो है ये चैप्टर 1 में भी आपको बताया गया था, पदार्थ की अवस्था, पांचों अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो प्रदीप्त फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली कौन सी वस्तु है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, पारा वाष्प यानी कि मर्क्यूरी का वेपर प्लस आर्गन। तो यही आंसर हो जाएगा, इसके बारे में बताया गया था। इसके जगह में कभी कभी हम लोग जेनन हो गया या नियोन हो गया या क्रिप्टन हो गया, जो भी होगा वो नोबेल गैस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव गैस को आप डाल दीजिएगा तो रिएक्ट कर जाएगा और आग भी लग सकता है। तो इस तरह से अक्रिय गैस या नोबेल गैस का ही हम लोग इस तरह से बल्ब वगैरह में भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है?
एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता। तो देखिए ये सब का कुछ ना कुछ अयस्क आपको मिल जाएगा, लेकिन सोना का कोई अयस्क नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये क्योंकि जैसे हम लोग देखें पोटेशियम, सोडियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है, लेकिन सोना जो है सबसे कम रिएक्टिव है। ये भी धातु अधातु में बताया गया था, सक्रियता श्रेणी में सोना को सबसे नीचे रखा जाता है, तो इसलिए मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता और इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका कोई अयस्क सामान्यतः पाए नहीं जाते हैं। सोने को घोला जाता है, ये पिछला टेस्ट में ही आया था, 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 अनुपात में नाइट्रिक एसिड को हम लगते हैं, तो ये धातु को घोलने का क्षमता रखता है। धातु में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ देता था सोना, तो इस तरह से महंगा है इसलिए यहाँ पे दिया है। अन्य धातु को भी ये घोल सकता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? हर कोई जानता है 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप्टम, जिसको हम लोग आपका टेल्कम पाउडर में भी यूज करते हैं, उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैग्नीज सिलिकेट पाया जाता है, सोडियम फॉस्फेट पाया जाता है, सोडियम सिलिकेट पाया जाता है, मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है, तो आंसर इसका होगा मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो अगर आप जिप्सम का फॉर्मूला जानते हैं तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, आपको आंसर मिल गया जिप्सम, कैल्शियम यहाँ पे मौजूद है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बहुत कॉमन साथी है, इसको हर कोई जानता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन, ये स्पष्ट रूप से पाया गया था, बताया गया था कि ये जो है रूम टेम्परेचर में एक तत्व है ब्रोमीन, जो है वो किस रूप में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किसका? जिप्सम से। बस जिप्सम को आप क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए, तो यहाँ पे आधा जल जो है 1.5 जल अणु यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है। यहाँ पे जल का अणु जो होगा वो आधा हो जाएगा और इस तरह से यही जिप्सम जो होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर में के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज फिर से 50 MCQ के यहाँ पे सॉल्व किए और इस तरह से टेस्ट 2 में हम लोग अभी 100 सवाल जो है सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट टेस्ट में फिर से 50 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो भी सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें आलतू फालतू यहाँ पे कोई भी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि पता है कि आप लोगों का समय कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसी तरह के प्रश्न को और जानने के लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।